हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2015 के सोल्व्ड पेपर इतिहास विषय के प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध भगवान बुद्ध से था? पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। तो इसमें अवंती और गांधार जो ऑप्शन है पहला और दूसरा ये रॉन्ग है, तीसरा और चौथा कौशल और मगध ये राइट है। इसकी व्याख्या है भगवान बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के बाद मगध साम्राज्य में शामिल गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? गया में, जो मगध साम्राज्य में स्थित था। तथा कौशल उनका प्रचार क्षेत्र था, जहाँ उन्होंने प्रचार किया, जहाँ उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। वे कभी भी अवंती जो कि एमपी में स्थित है या गांधार जो अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ कभी नहीं गए। गौतम बुद्ध का विभिन्न स्थानों से निम्नलिखित संबंध था। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो नेपाल में स्थित है। दूसरा, वैशाली के समीप आलार कलाम नामक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। थर्ड है, वैशाली के पश्चात ज्ञान प्राप्ति के लिए वे रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य के पास पहुंचे जो कि राजगृह के समीप आश्रम में निवास करते थे। फोर्थ है, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। पांचवा, वे वाराणसी, लुम्बिनी, कौशल, उर्वेला और वैशाली आदि स्थानों पर ज्ञान के प्रचार हेतु गए। छठा है, कौशल में बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी इनके शिष्य बने, इंपॉर्टेंट है। सातवां है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? पहला कथन, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ये राइट है। तैमूरी राजवंश को मुगल राजवंश भी कहा गया। पितृपक्ष से तैमूर लंग की पीढ़ी से ये ताल्लुक रखते थे। उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। और मुगल इसलिए कि मातृपक्ष की ओर से मंगोल चंगेज खां की पीढ़ी से बाबर था इसलिए। और कुतलुक निगार खानम माता का नाम था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। दूसरा कथन, इसमें उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तीसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तो व्याख्या है, दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में किया गया था। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन आरंभ हुआ। इसलिए कथन नंबर 2 गलत है क्योंकि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई बाबर के आने के बाद। ये गलत है। क्यों? कि भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था साउथ इंडिया में उस टाइम पे ही हो गई थी और बाबर के आने के बाद तो बारूद का व्यापक प्रचलन आरंभ हुआ था। तीसरे कथन की व्याख्या है कि स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग बाबर से पहले ही दिल्ली सल्तनत के काल से ही आरंभ हो गया था। इसलिए तीसरा ऑप्शन जो कथन है वो भी गलत है क्योंकि स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत बाबर के समय से नहीं हुई बल्कि पहले ही हो गई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? पहला है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। बी है धौली स्थित शैलकृत हाथी। तीसरा है सी ऑप्शन महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक। डी है ऑप्शन उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था पुरातात्विक इतिहास में भारत के कला और पुरातत्व में? बी ऑप्शन सही है। धौली स्थित शैलकृत हाथी ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जबकि भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी का है। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक 7वीं से 8वीं सदी का है और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति गुप्तकालीन है। धौली कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में। शैलकृत हाथी का निर्माण सम्राट अशोक के समय में 260 ईसा पूर्व में कराया गया था। प्रतिमा यहाँ की 4 फीट ऊंची है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है यह भी, और भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित मंदिर है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिला एमपी में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं 4वीं से 5वीं सदी में निर्मित हुई थी। गुफा क्रमांक 5 में विष्णु भगवान को वराह अवतार उत्कीर्ण किया गया था, वराह अवतार बताया गया था। प्रश्न नंबर 4, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है।
तो यह दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। इससे संबंधित व्याख्या है, कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। यह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। कलम से की जाने वाली कारीगरी को कलमकारी कहते हैं। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला और भारत व ईरान में प्रचलित है। भारत और ईरान में प्रचलित है। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला और भारत, इस कला का प्रयोग भारत व ईरान में प्रचलित है। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हुए। प्रथम मछलीपट्टनम कलमकारी, द्वितीय श्री कलाहस्ती कलमकारी आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबोकर रखा जाता है। किसको? वस्त्र को रात भर, और अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध और मांड के घोल में डुबोया जाता है। बाद में अच्छी तरह सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियों, पेड़ों की छाल, तनों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कलमकारी की जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसमें सेकंड कथन सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गई थी, इसलिए कथन नंबर 1 गलत है। सरोजिनी नायडू 1925 में चुनी गई थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नायडू जी सुप्रसिद्ध कवित्री और महान राष्ट्रीय नेता थी। इनका प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुआ था, जिस पर लंदन टाइम्स में प्रशंसा युक्त समीक्षाएं लिखी गई। नायडू जी ने गांधी जी के सभी आंदोलनों का सक्रिय रूप से समर्थन किया था और यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी थी। बदरुद्दीन तैयबजी अपने समय के प्रसिद्ध वकील भी थे, न्यायाधीश भी थे और कांग्रेस के नेता भी थे। बदरुद्दीन तैयबजी ने फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग के साथ मिलकर 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी।